नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम बैठे हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती के साथ। ये आज आरा में आए हुए हैं और कुछ अपने मुद्दे लेकर आए हैं और इन्हीं मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि आपका मुद्दा कितना जायज़ है आज के समय में। आइए, आप भी सुने। नमस्कार। नमस्ते। आप आरा में आए तो क्या लेकर आए हैं? देखिए, आज हमारे पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है आपके माध्यम से इस ज़िले के लोगों को एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना। और वो विषय संविधान के द्वारा दिए गए एक अधिकार का लगातार हनन हो रहा है, इसकी जानकारी देना, इसके विषय में लोगों को अवगत कराना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों का जब सरकार बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, और ये जो चुनाव होता है वो उसके लिए एक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। अमुक विधानसभा क्षेत्र, अमुक लोकसभा क्षेत्र, इस तरह से बनाया जाता है। तो उस बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं परिसीमन, डिलिमिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका प्रावधान कहाँ है? तो संविधान के अनुच्छेद 82 और 170, 82 और 170 अनुच्छेद जो संविधान का है, उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि हर एक 10 साल में जो जनगणना होती है देश की, उसके आधार पर जो आबादी की उस साल में जो स्थिति रहेगी, उसके आधार पर चुनाव क्षेत्र का फिर से निर्माण किया जाएगा, ताकि आबादी के आधार पर समानुपातिक बंटवारा हो सके और एक जैसा क्षेत्र दिखे। तो इसी आधार पर जो शुरुआती दौर था, उसमें 1951 में, 1961 में और 1971 के बाद यह परिसीमन किया गया। लेकिन आप यह जानते हैं कि इस देश का एक काला इतिहास इमरजेंसी का रहा है, और उस इमरजेंसी के दौर में उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सरकार ने 1976 में इस परिसीमन पर कैप लगा दिया और उसको रोक लगा दिया। और ये कैप कितने साल का था? तो 25 सालों का था। तो 1976 से 25 साल जोड़िए तो ये 2001 होता है। अब इस कैप का क्या मतलब? कैप का मतलब यह हो गया कि लोकसभा में अभी 543 सीट है, पूरे देश को 543 भाग में बांटा गया। तो अब 1971 तक तो 543 था और उससे पहले ग्रेजुअली बढ़ा। लेकिन जब यह कैप लगा दिया गया तो 543 की संख्या एक नहीं बढ़ी, यानी 543 की 543 रह गई। तो अब इस परिसीमन, बीच में आपने सुना होगा कि 2009 का जो चुनाव हुआ था, उससे पहले परिसीमन एक बार हुआ। लेकिन वो परिसीमन कैसे हुआ? तो बिहार में 40 सीट है, तो बिहार की 40 सीट एज इट इज़ रह गई, और उसमें जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई उसके आधार पर उसको इक्वल डिवाइड कर दिया गया उसी 40 सीट में। तो इस तरह से क्या हुआ, आप ये महसूस करेंगे कि जब आप साउथ के किसी जिले, राज्य के लोकसभा क्षेत्र को आप अगर असेसमेंट करेंगे, तो औसतन आज के समय में वहाँ लगभग 21 लाख लोगों मिलकर एक लोकसभा का सांसद चुनते हैं, 21 लाख लोग। और वहीं जब बिहार की बात होती है तो 31 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग ज़्यादा। तो यह तो समानुपातिक बंटवारा नहीं है। लेकिन उल्टा दक्षिण के राज्य के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में लगातार यह मांग उठाई है कि ये जो परिसीमन है, इस पर रोक लगी रहनी चाहिए। आपको यह जानकारी है कि 1976 में कैप लगा 25 साल के लिए। जब 2001 में वह 25 साल पूरा हुआ तो फिर से उस पर कैप लगा दिया गया। तो अब 2001 से 25 साल जोड़िए तो ये कब ख़त्म हो रहा है? 2026। तो अब हमारी जो ये लड़ाई है, हमारा जो ये अनुरोध है, हमारा जो ये संघर्ष है, वो केवल और केवल इसलिए है कि 2026 में जो परिसीमन के लिए निर्धारित समय है, उसमें फिर इस तरह का कोई कैप न लगाया जाए, क्योंकि इसका सीधा नुकसान उत्तर भारत और ख़ास तौर पे बिहार जैसे जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनको सीधा इसका असर हो रहा है। अब ये असर कैसे हो रहा है? उदाहरण के रूप में लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं।
सांसद निधि 5 करोड़ रुपया एक साल में एक सांसद को मिलता है। अब आप देखिए कि एक सांसद जिसकी जिम्मेवारी दक्षिण भारत में 21 लाख लोगों की है, जिससे वोट ले रहा है, तो वो 5 करोड़ की जो राशि होगी वो 21 लाख लोगों में बटेगी, उनके कल्याण के लिए काम होगा। लेकिन वही 5 करोड़ बिहार जैसा प्रदेश जो कहीं पिछड़ा है दक्षिण के प्रदेशों से, कहीं विकास की ज़्यादा संभावनाएं यहाँ हैं, वो लोग पहले से काफ़ी प्रोग्रेस्ड स्टेट्स हैं और हम लोग पिछड़े स्टेट हैं, तो अब इस 5 करोड़ का वहाँ केवल 21 लाख लोगों की ज़रूरत के हिसाब से खर्च होगा और यहाँ 31 लाख लोगों के हिसाब से खर्च होगा। तो यह संविधान की जो मूल भावना है वह है एक व्यक्ति एक मत, यानी एक वोट और एक मूल्य। तो यह इस संविधान की मूल भावना का सीधा सीधा हनन हो रहा है। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 15 यह कहता है कि आप किसी भी आधार पर किसी भी तरह से आप भेदभाव नहीं कर सकते, और उसमें एक शब्द की भी चर्चा की गई है, जन्म स्थान। आर्टिकल 15 इस बात से निषिद्ध करता है कि जन्म स्थान के आधार पर भारत में आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, यह भेदभाव सीधे सीधे स्पष्ट है कि अगर आप दक्षिण के किसी राज्य के सांसद के रूप में काम करेंगे या अपने सांसद को आप चुनेंगे तो आपकी सहूलियत उत्तर के राज्य से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ राशि आपके बनिस्पत ज़्यादा कम लोगों के ऊपर खर्च करनी है। तो यह जो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है, यह सीधे सीधे संविधान का अपमान है, बाबा साहब की कल्पना का अपमान है। तो यही मुद्दा है जिसको हम लोग लेकर आए हैं और आपके माध्यम से आम लोगों तक हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और इसी आधार पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमारी 3 दिन की वाल्मीकि नगर में एक राजनीतिक मंथन शिविर हुई थी, जिसमें कई मुद्दों पर हम लोगों ने काम करने का निर्णय लिया और संकल्प लिए। उसमें से एक ये महत्वपूर्ण संकल्प है जिसको लेकर हम पूरे प्रदेश में अपनी बात उठाएंगे, अन्य प्रदेशों में लेकर जाएंगे। और इसकी शुरुआत में 25 मई को विक्रमगंज रोहतास में हम लोगों की एक महारैली का आयोजन हो रहा है, जिसका नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। और उस रैली में बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र से, भोजपुर, आपका शाहाबाद, वो सारे क्षेत्र से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और जहाँ से हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी इस महत्वपूर्ण मांग के लिए केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनसे ये अनुरोध करेंगे कि यह जो 50 सालों से लगातार संविधान का अपमान हो रहा है, लोगों के समानता के अधिकार के साथ हनन हो रहा है, जन्मस्थान के साथ भेदभाव हो रहा है, इन सब चीज़ों पर गंभीरता से विचार हो और किसी भी परिस्थिति में 2026 में जो परिसीमन होना है, वो जो निर्धारित समय है उसमें परिसीमन हो, किसी भी आधार पर कोई कैप न लगे और लोगों को उसका अधिकार मिले। आपको मालूम शायद होगी कि 30 मई को प्रधानमंत्री आ रहे हैं विक्रमगंज में। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और जहाँ तक मेरी जानकारी है एक सरकारी कार्यक्रम है जिसमें कई तरह के शिलान्यास, उद्घाटन वगैरह होना है। और उससे पूर्व 29 तारीख को पटना में प्रधानमंत्री जी रहेंगे और वहाँ भी एयरपोर्ट का उद्घाटन है और बिहटा एयरपोर्ट का भी, तो कई तरह के कार्यक्रम हैं। तो प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। और आज ये मांग हम लोग उठा रहे हैं क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं कि एनडीए लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाला गठबंधन है। और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये पूरी अपील आप सब के माध्यम से जनता पर को इस विषय में जानकारी देना और आप सब के सहयोग से, जनता के सहयोग से अपने इस अधिकार को पाने के लिए केंद्र सरकार का दरवाज़ा खटखटाने का काम करेंगे। अब सवाल हमारा यह है कि आप एनडीए के पार्ट हैं, है ना, तो आप मांग किससे करेंगे? जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किससे? केंद्र तो बोल दिए। देखिए, आप बिहार में भी पार्ट हैं सरकार के, केंद्र में भी पार्ट है, तो ये मांग आप किससे करें? आप तो सीधे सीधी उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में इसको व्यापक रूप से खड़ा करते, अपने सर्किल के अपने दोस्तों को, सांसदों को एकजुट करके इसको राज्यसभा में लाते। तो ये जो रोड पर चल रहे हैं, अभी आगामी विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं,
इस चुनाव को लेकर के क्या आपको लगता है कि परिसीमन की मांग से आपके चुनाव में कुछ फायदा हो सकता है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस पूरे अभियान का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विधानसभा चुनाव से इस अभियान का कोई लेना देना नहीं है। ये अभियान केवल और केवल इसलिए है क्योंकि कैप की जो सीमा है वो 2026 में ख़त्म हो रही है। और आपने बहुत सही सवाल कहा कि हमारे नेता तो राज्यसभा के सदस्य हैं, वहाँ पर ये बात उठाएं, सड़क पर क्यों उतरे? सड़क पर मतलब ये क्या तुक है? इसको आप अपना सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, जो शब्द का नाम आप दे दीजिए। जिस तरह से साउथ के आम लोगों में इतनी समझ है कि वो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह मालूम है कि परिसीमन होने से निश्चित रूप से संख्या का जो बंटवारा होगा, जो सीटों का बंटवारा होगा, उसमें उनकी संख्या कम रह जाएगी क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है। तो एक एक वहाँ का सांसद, एक एक आदमी सदन में हो हंगामा कर रहा है, सदन को डिस्टर्ब भी कर रहा है, सदन को रोकना पड़ रहा है, कई बार रोकने की ज़रूरत पड़ गई। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। जो आम लोग हैं साउथ के, उन सबको भी इसकी जानकारी है। तो हमारे नेता का उद्देश्य यह है, और हमारे नेता पूरे देश में अकेले ऐसे नेता हैं जो इस विषय को उठा रहे हैं, तो जो इस बात का प्रमाण है। वो तो अकेले, इसने एक फिल्म आई थी, बुरा ना मानेंगे, उधार का सिंदूर। तो ये तो राज्यसभा में उधार के सिंदूर हैं। नहीं, अब एक तो अब देखिए, एक तो इस तरह लोकसभा में, देखिए लोकसभा में इनको, राज्यसभा में सांसदों के नहीं, आपने अपना प्रश्न किया, रोड पर लेके आना, नहीं, आपने प्रश्न, इतना बड़ा मुद्दा उठाना, जी बिल्कुल, आपने प्रश्न, तो हमको समझ में नहीं आया कि आगामी वो इसलिए चुनाव है मुझे। अच्छा, एक चीज बताइए, जनता को इससे क्या फायदा? एक चीज बताइए, इस विषय पर हम मेरे से बातचीत करने से पहले शायद क्या आपको भी जानकारी नहीं थी कि ये भी एक कितना विषय है, और यही उद्देश्य है। हमको पूरी तरह जानकारी है। अब तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी चुनाव का मुद्दा है। जी, चुनाव का समय है। चुनाव में आपको याद होगा, नीतीश जी के साथ होने के पहले भूपेंद्र जी फिर अकेले थे। उस समय वन नेशन वन एजुकेशन लेके चले थे और मानव श्रृंखला बनाए थे। देखिए, शिक्षा में सुधार तो हुआ, तो कहाँ सुधार हुआ? वन नेशन वन एजुकेशन हो गया, वन नेशन वन एजुकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन या तो आप पहले विषय पे बात कीजिए या फिर राजनीति पे बात कीजिए, दोनों मिलाकर कैसे होगा? जब आपने विषय की बात उठाई तो बीपीएससी टीचर्स की बहाली की मांग किसने की थी सबसे पहले? क्या आज वो बहाली हुई या नहीं हुई? तो ये मांग किसने सबसे पहले वो आंदोलन खड़ा करके उठाया और सरकार का ध्यान आकृष्ट? शिक्षा में सुधार की मांग की। तो शिक्षा सुधार के लिए नियुक्ति की मांग थोड़े की? बिल्कुल किए थे। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। 25 सूत्री मांग की, और उसमें पहली मांग बीपीएससी टीचर की बहाली थी। आप यही तो मैं कह रहा हूँ, जो 25 सूत्री मांग थी उसमें पहली मांग शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हो, यह उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहले 2017 में मांग की थी, और वो आज मांग पूरी हुई। और बस केवल उतना ही नहीं, 25 सूत्री मांग को यदि आप एक एक करके देखेंगे तो उसमें कई सारी मांगों को पूरा किया गया है। तो यह अपने ये एक विजन की बात है। हमारे नेता विजनरी हैं। कॉलेजियम सिस्टम का विरोध कितने देश के नेता कर रहे हैं? हमारे नेता उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्यों? और आप देखेंगे कि जब से इन्होंने इसका विरोध किया और मुखर हुए, संसद में भी बोलना शुरू किया, तो आज देश के प्रधानमंत्री, देश के उपराष्ट्रपति और कई ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई विषयों पर कमेंट करना शुरू कर चुके हैं। तो जो इस बात का प्रमाण है कि हमारे नेता मुद्दों की राजनीति करते हैं। और ये तीसरा बड़ा सिस्टम की बात जहाँ तक है, मुझे भी पत्रकारिता में बहुत साल हो गए। आपको एक हाई कोर्ट के जज थे जो रिटायर के, नाम शायद यशपाल या कुछ था, जो उस समय उपेंद्र जी भी नहीं थे बिहार के राजनीति में, तब से वो कॉलेजियम सिस्टम वो अपडेट कर गए हैं, बहुत एजेड हो गए थे। तो ये हम नहीं मानेंगे कि आपके उपेंद्र जी पहली बार उठाए कॉलेजियम का सिस्टम का मांग बहुत पहले से चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम का क्या मांग हो रहा था? क्या
वही कॉलेजियम खत्म किया जाए। कॉलेजियम खत्म करने, किया जब एक नेता किसी विषय को बात करता है तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसका प्रभाव पड़ता है। क्या उस हाईकोर्ट के जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उसके बाद किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ने ये बात कही? लेकिन मेरे नेता ने जब मांग उठाई तो उठाई। हमारा चैनल आर्थिक संकट से गुजर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें और हमें कुछ धनराशि का सहयोग करें। धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी और पूरा केंद्र का जो वहाँ लोकसभा सुप्रीम कोर्ट में जो अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करना था, उस समय देखिएगा, उस समय किरण रिजिजू कानून मंत्री थे। द्रौपदी मुर्मू उस समय सब जज, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, तमाम लोग थे। उस समय द्रौपदी मुर्मू खुद आवाज़ उठाई थी कि तो आपको तब जानकारी नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम के विषय में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने 2014-15 में ही आवाज़ उठाई थी। 14 के पहले की बात कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने, आप तो अभी का उदाहरण कर रहे हैं। 91-92 की बात कर रहे हैं। मैं ये कहाँ दावा कर रहा हूँ कि वो अकेले आदमी हैं जो कर रहे हैं, वो अकेले आदमी ये मैं नहीं करें। उनकी बात का असर इतना हुआ कि राष्ट्रपति तक भी इस बात करने लगे। भारती सर, ये मैं कह रहा हूँ। भारती सर, हम ये आप 2014 की बात कर रहे हैं, हम अब उससे बहुत पहले की अरे बात तो ठीक है ना, उसका हमारे नेता के बोलने से राष्ट्रपति तो बोलने लगे ना, ये तो आप स्वीकार करेंगे। आपने खुद ही बताया द्रौपदी मुर्मू ने बोला है, वो भी बोली है। हाँ, क्योंकि मेरे नेता ने बोलना शुरू किया। पहले जो है, उससे पहले कोई हिम्मत ही नहीं करता था, कोई हिम्मत ही नहीं करता था कि कुछ बोले। मर गए, हाई कोर्ट के जज थे। अरे ठीक है भाई, उसमें कहाँ आपत्ति है। अच्छा खैर, अभी जो है वर्तमान चुनाव के लेकर कुछ तैयारी है जाती? देखिए, आज का उद्देश्य परिसीमन को लेकर है, आज केवल उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा कोई और सवाल हो तो मैं फिर आपको अलग से, क्योंकि हमारी एक प्रेस वार्ता भी होने वाली है, आपका उसमें भी स्वागत है। दोस्तों, आपने भारती जी की बातों को सुना, आपको कैसे लगा? आप निश्चित ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।